नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि आज का अभी कोविड का टाइम चल रहा है और काफ़ी लोग जो है प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बट अगर कोई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो वो केंद्रीय विद्यालय प्रोवाइड कराता है। इवन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो केंद्रीय विद्यालय की बेहतर हैं बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। इन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ऑनलाइन कक्षाओं को संचालित किया है ना। तो आप सभी को में से जिन किसी को भी अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना है उनके लिए ये वीडियो है। वो लोग ये वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय है क्या। तो केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को एक तरीके का शिक्षा की शिक्षा प्रोवाइड कराता है। आपको पता है कि केंद्रीय कर्मचारी का जो है ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना। तो वो कभी यहाँ रहेंगे, कभी किसी और स्टेट में, कभी किसी और स्टेट में। तो उनके लिए एक यूनिफॉर्म्ड सिलेबस क्रिएट किया जाता है ताकि अगर बीच में ही उनका सिलेबस मिस होता है या फिर वो उनका ट्रांसफर हो जाता है तो बच्चों के पढ़ाई का नुकसान ना हो। हाँ, इसमें ये केंद्र सरकार के बच्चों के लिए ज़रूर है, लेकिन इसमें नॉर्मल लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो कई बार ये होता है कि पेरेंट्स को ये बात जान के आ रही नहीं होती है कि बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। अगर बच्चा एलिजिबल नहीं है तो फिर आप फॉर्म ना भरें कि यहाँ पे फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो और एलिजिबिलिटी क्या है? तो 31 मार्च के डेट पे, 31 मार्च जैसे कि इस वर्ष 31 मार्च 2022 को बच्चे का जो उम्र है क्लास 1 के लिए वो 5 साल होना चाहिए मिनिमम और 7 साल होना चाहिए मैक्सिमम। ये एलिजिबिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चों के लिए ना भरें। हम क्लास 1 के लिए ही बात करेंगे, बाकी क्लासेस के लिए का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन आता है और उसकी कोई जानकारी अभी तक अप्रैल में या मई में आती है तो हम उसको तब डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल हम क्लास 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम एज क्या कितनी चाहिए? 5 साल, 31 मार्च को। ओके। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 7 साल। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं, आपका के बच्चे का उम्र 5 से 7 साल के बीच में और आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म जो है जब आएगा मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि आपको मोबाइल फ़ोन के थ्रू कैसे भरना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगर कंप्यूटर के थ्रू भरना है तो कैसे भरना है। बट लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए कि आपको फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है। आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप अ, जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपके लिए रिजर्वेशन क्या है, आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैटेगरी। तो केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होते हैं वो कैटेगरी वाइज होते हैं ना। तो सपोज जैसे कि इसमें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनके बच्चों को, है ना। तो सबसे पहले जिसमें आता है फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में कौन आते हैं? फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे कर्मचारियों के बच्चे आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, या फिर ऐसे और संस्थाएं जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, उन वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, कैटेगरी अपना ध्यान रखेंगे। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो कोई और कैटेगरी में फॉर्म फिल कर देते हैं तो उनका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट होता है। अगर वो 5 के हैं, कैटेगरी 5 के हैं, 2 में कर दिए तो उनका चांस वैसे ही खत्म हो जाता है। 2 के हैं, 4 में कर दिए तो उनका चांस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कैटेगरी जो है आपको बड़े ध्यान से फिल करना है। तो कैटेगरी 1 का में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कैटेगरी 2 में क्या आते हैं? कैटेगरी 2 में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, जैसे कि बैंक हो गया, पीएसयू हो गया। पीएसयू में क्या आते हैं? सेल हो गया, भेल हो गया, एनएमडीसी, स्टील प्लांट्स। ये सारे जो होते हैं इनके परमानेंट एम्प्लॉय को कैटेगरी
टू में रखा जाता है, इनके परमानेंट एम्प्लॉय को, है ना। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई कर्मचारी है, वो अपने बच्चों के एडमिशन करवाना चाहते हैं तो थर्ड कैटेगरी में वो करवा सकते हैं। और कैटेगरी 4 में आता है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जैसे कि पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, इन सब में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए फोर्थ कैटेगरी। और फिफ्थ कैटेगरी में प्राइवेट जॉब्स, बिजनेस, इन सब के सब जो काम करते हैं वो फिफ्थ कैटेगरी में होते हैं। देखिए बच्चों, एडमिशन होता कैसे, इसमें कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है। सपोज करते हैं कि एक क्लास में 40 सीट है, तो अगर कैटेगरी 1 के ही 40 सीट स्टूडेंट आ गए तो 2, 3, 4, 5 किसी को एडमिशन नहीं मिलने वाला, है ना। तो कैटेगरी वाइज ही यहाँ एडमिशन होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। फिर कैटेगरी 2 में जाते हैं। कैटेगरी 1 से अगर सीट बच गई तो कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 से अगर सीट बच गई तो कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 3 से सीट बच गई तो कैटेगरी 4 में, और फिर 5 में। तो कैटेगरी 5 वालों का जो है या और 4 वालों का जो है, यहाँ तक चांस बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम बनता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बीपीएल या आरटी के अंदर नहीं आते हैं या ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते हैं, तो कैटेगरी 4th और 5th वाले ना ही भरे फॉर्म तो ज़्यादा अच्छा है। अगर भरते भी हैं तो सिर्फ लक के भरोसे है। यहाँ पे जनरली छोटे सेंटर्स में तो फिर भी मिल जाते हैं, बड़े सेंटर्स, बड़े सिटी जो होंगे उसमें बहुत ही कम चांस है ये इसमें आपको मिलने का। ओके, तो अब देख लेते हैं हम रिजर्वेशन। तो 25% सीट जो है वो आरटी के लिए होता है। तो आरटी क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। इसके हिसाब से जैसे 40 सीट है आपकी क्लास 1 में, तो उसमें 10 सीट जो होगा वो आरटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हो सकता है। इसमें कोई भी भर सकते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड हो, एससी कैंडिडेट भर सकता है, एसटी कैंडिडेट भर सकता है ना, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भर सकता है। इन सब जो के ये सारे कैंडिडेट जो हैं 25% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर मान लीजिए आपका 3 सेंटर का स्कूल है तो 40 दिया 120 और 30 आपका आरटी के सीट्स हो जाएंगे। इसी हिसाब से 15% सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 27% सीट जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड के लिए 3% सीट, और जो एक और कैटेगरी है जो इसमें मेंशन नहीं है वो है एसजीसी, कहते हैं एसजीसी, सिंगल गर्ल चाइल्ड। हर क्लास में 2 सीट इसमें अवेलेबल होता है, हर क्लास में 2 सीट। जैसे कि अगर 40 का स्ट्रेंथ है तो इसमें भी 2 सीट है, और 2 सेक्शन है तो अगर 80 का स्ट्रेंथ हो गया तो उसमें 4 होता है। एसजीसी का मतलब होता है ऐसी ऐसी संतानें जो अपने माँ बाप की एकल पुत्री हैं, एकल पुत्री है, तो उनको हम कहते हैं एस जी सी या सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए आपने फॉर्म भर दिया, आपका नंबर आ गया। अब आपको करना क्या है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके पास रखना है, तैयार करके रखना है। कैटेगरी 5 वालों को डॉक्यूमेंट तो ऐसे कम लगते हैं, बट बाकी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। बाकी जो कैटेगरी में आते हैं 1-2 वाले, जिनका एडमिशन ऑलमोस्ट पक्का होता है, उनको जो है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना करने पड़ते हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट सारे बना के रखें। प्लस आरटी में मैं ये फिर से आपको बता दूं कि अगर जो भी कैटेगरी 5 और 4 में वो अगर आरटी से हो तो आरटी से फॉर्म भरना प्रेफर करें। आरटी में चांस जो है आपका ज़्यादा है कंपेयर टू और किसी कैटेगरी वाइज। ओके ना, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर है, तो सबसे पहले सर्विस सर्टिफिकेट जरूरी है। आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, किसी भी तरीके की सर्विस में काम करते हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी है। फिर एड्रेस प्रूफ, अगर आप लोकल हैं तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ ले लेते हैं, अगर आप लोकल नहीं है तो आपको जो है वो एक किरायानामा बनाना होता है, किरायानामा से भी एड्रेस प्रूफ हो जाता है। देन बर्थ सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तभी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, लेकिन ये आप तुरंत बनवाएं, जब आपका नाम आ जाए या जब आपको कॉल किया जाए तब आप बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें वो ज़्यादा पुराना ये कंसिडर नहीं करते। देन कास्ट सर्टिफिकेट, एससी कैंडिडेट
ओबीसी कैंडिडेट या कोई सी भी तरीके के और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। यानी कि अपना मतलब बच्चे का, ना कि पेरेंट्स का, है ना। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट बनने में टाइम भी लगता है, इसीलिए आप लोग जो है बच्चे का पहले से बनवा के रखें। देन सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट, ये एफिडेविट आपको बनाना होता है अगर सिंगल चाइल्ड कैंडिडेट है तो। मेरा मानना है ये भी आप लोग तभी बनवाइए जब आपको कॉल आए, है ना। उससे पहले ये ज्यादा पुराना जो है ये मान्य नहीं मानते। स्टूडेंट्स फोटोग्राफ, स्टूडेंट का 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं हार्ड कॉपी में। जेपीजी फॉर्मेट इसलिए लिखा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म में जेपीजी फॉर्मेट हम मांगता है। ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कार्ड लगता है और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगता है। इसके अलावा अंडरटेकिंग लगता है पेरेंट्स का कि आप 5 किलोमीटर के दायरे में हैं या नहीं। 5 किलोमीटर इसे में है कि नहीं। अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर के ही स्कूलों में ही कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे 8 किलोमीटर तक का इसका दायरा होता है जो रूरल जगह होता है इसमें, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 2-3 चीजें यहाँ चाहिए जो आपको बहुत जरूरी है। एक, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं फिर से बताऊं कि कैटेगरी 4 और 5 वाले जो हैं वो आरटी प्रिफर करें। अगर आरटी में आप नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं और एडमिशन करवा लें, इसके बेसिस पे मत बैठे। देन जो रिजर्वेशन जो है उसमें आप रिजर्वेशन का ख्याल रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा ये ख्याल रख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों ने अपने सारे स्कूलों से अपना वैकेंसी डिटेल और ऑनलाइन जो पोर्टल होता है जिसमें एडमिशन करते हैं उनका उसको फिल करने को कह दिया है। तो बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से फरवरी 2nd वीक से 3rd वीक तक बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे तब आपको मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। अ, इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करूं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हुए अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है जिस पे मैं वीडियो बनाता हूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।